क्या कोई रिश्ता, मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई रिश्ता सिर्फ साल में एक दिन मिलकर पूरे 10 साल तक चल सके? बिना फोन नंबर, बिना सोशल मीडिया। हाँ, बिना किसी वादे के। आज हम दिव्य प्रकाश दुबे के हिंदी उपन्यास अक्टूबर जंक्शन की इसी अनोखी दुनिया में चल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस कहानी की आत्मा को समझना है। चित्रा और सुदीप के इस रिश्ते की परतें खोलना, जो आज के दौर में प्यार और कनेक्शन की परिभाषा को एक तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल। ये कहानी आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी सवाल उठाती है। तो चलिए इस कहानी की नींव से शुरू करते हैं। जगह है वाराणसी, भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक। और साल है 2010, तारीख 10 अक्टूबर। हवा में वो अगरबत्ती, फूल और गंगा जल की महक। वो बनारस वाला माहौल। बिल्कुल। यहीं दो अजनबी मिलते हैं। एक है चित्रा पाठक, जो एक लेखक बनना चाहती है, और दूसरा सुदीप यादव, जो एक 12वीं पास एम्बिशियस लड़का, जो अपना रास्ता मतलब खुद बना रहा है। इसी तारीख को इसी जगह मिलेंगे। और यहीं से ये कहानी मेरे हिसाब से दिलचस्प हो जाती है। ये कोई बहुत सोचा समझा वादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस हवा में उछाली गई एक बात है। लेकिन आज की दुनिया के हिसाब से सोचिए, जहां हम हर रिश्ते को तुरंत डिफाइन करना चाहते हैं। एक स्टेटस देना चाहते हैं। बिल्कुल। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को स्पेस देने का, या यूं कहें कि एक दूसरे से दूर रहने का एक अघोषित समझौता करते हैं। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। यहाँ तो कोई 5 मिनट में मैसेज का रिप्लाई ना करे तो लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया। हाँ, और ये लोग पूरे 364 दिन बिना बात किए रहते थे। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो अगले साल सच में वापस आए। क्या लगता है, वो दोनों किस उम्मीद से आए होंगे? क्या उन्हें लगा था कि दूसरा नहीं आएगा? मेरे ख्याल से दोनों ही ये मानकर आए होंगे कि दूसरा शायद ना आए। अच्छा। और शायद इसी में उस मुलाकात का रोमांच था। वो किसी मजबूरी या वादे के बोझ से नहीं आए थे, बल्कि अपनी मर्जी से उस एक दिन की याद को दोबारा जीने की उम्मीद में आए थे। ये एक तरह का अनुशासन था। बिल्कुल। और सोचिए, 2011-12 तक सोशल मीडिया भारत में पूरी तरह फैल चुका था। उनके लिए एक दूसरे को ढूंढना 5 मिनट का काम था। हाँ, बहुत आसान था। उनका ऐसा ना करना एक एक्टिव चॉइस थी, एक सचेत फैसला था। और इसी चॉइस ने इस मुलाकात को एक रस्म में बदल दिया। हर साल 10 अक्टूबर को वो मिलते थे। इस दौरान उनकी जिंदगियां बदल रही थीं, चित्रा की कहानियों को पहचान मिल रही थी, सुदीप की छोटी कंपनी तरक्की कर रही थी। तो उनकी बातचीत भी अब ज्यादा गहरी हो गई होगी। हाँ, अब वो अपनी नाकामयाबियों, अपने छोटे छोटे डरों, अपनी जीतों के बारे में बात करते थे। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि 10 साल तक उन्होंने कभी नहीं पूछा हमारा रिश्ता क्या है। क्या ये परिपक्वता है या एक तरह का डर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उपन्यास भी उठाता है। एक नजरिए से देखें तो ये बहुत लिबरेटिंग है। मतलब आजादी देने वाला। हाँ, कि रिश्ते को किसी लेबल, किसी नाम में नहीं बांधना। ये बिना अधिकार वाला प्यार है जहां आप किसी पर हक नहीं जताते। लेकिन दूसरे नजरिए से, क्या ये असल में एक गहरे जुड़ाव, रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से बचने का एक तरीका है? अच्छा। क्योंकि रिश्ते की असली परीक्षा तो साथ रहने में, छोटी छोटी बातों, शिकायतों और उम्मीदों को संभालने में ही होती है ना। शायद वो दोनों इस जादू को असल दुनिया की सच्चाई से बचाकर रखना चाहते थे। बनारस उनके लिए एक एस्केप बन गया था। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ चित्रा और सुदीप होते थे, ना कि एक उभरती लेखिका या एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिनल स्पेस का। लिमिनल स्पेस। हाँ, एक ऐसी जगह जो यहाँ और वहाँ के बीच में होती है, जो आपकी रोज की पहचान से अलग होती है। बनारस और 10 अक्टूबर की वो मुलाकात, वो चित्रा और सुदीप के लिए वही लिमिनल स्पेस था। मतलब ना वो अपनी असली जिंदगी में थे, नहीं पूरी तरह उससे बाहर। एग्जैक्टली। वो उस एक दिन के लिए एक अलग ही दुनिया में जीते थे, जहां वो अपनी असलियत के साथ एक दूसरे के सामने आ सकते थे, बिना किसी दिखावे के। ये एक रीसेट बटन की तरह था। तो शुरुआती कुछ साल एक खूबसूरत रस्म की तरह बीते, लेकिन जब दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो गए, तब इस रिश्ते का असली टेस्ट शुरू हुआ, है ना? बिल्कुल। क्योंकि कामयाबी अपने साथ एक नया अकेलापन लेकर आती है। दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते, यानी 2014-17 के दौरान, चित्रा एक बेस्ट सेलर लेखिका बन चुकी थी और सुदीप एक करोड़पति एंटरप्रेन्योर। तो अब वो अपनी पब्लिक इमेज के कैदी बन गए थे। हाँ। और उनकी मुलाकातें अब सपनों का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि उस कामयाबी के पीछे छिपी कमजोरियां और खालीपन,
उसे एक दूसरे के सामने रखने का मौका बन गईं। हाँ, कहानी में जिक्र है कि चित्रा को लगता था कि लोग उससे नहीं, उसके लेखक वाली इमेज से प्यार करते हैं। और सुदीप को लगता था कि पैसा और कामयाबी उसके अंदर का खालीपन नहीं भर पाए हैं। तो क्या ये मुलाकात उनके लिए एक तरह की थेरेपी थी? एक ऐसी जगह जहां उन्हें मशहूर लेखक या करोड़पति एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि सिर्फ चित्रा और सुदीप बने रहने की आजादी थी। बिल्कुल सही। ये एक सेफ स्पेस था। इससे पहले कि ये शब्द इतना पॉपुलर होता, वो एक दूसरे के लिए वो आईना बन गए थे जो उन्हें उनकी असलियत दिखाता था। वो चेहरा जो दुनिया नहीं देखती थी। हाँ, यहाँ तक कि वो अपनी अपनी जिंदगी में आए और गए दूसरे रिश्तों के बारे में भी बात करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात नहीं करते थे। ये बहुत ही अजीब और नाजुक संतुलन था। और इस संतुलन में बनारस शहर की भी एक बड़ी भूमिका लगती है। निश्चित रूप से बनारस इस कहानी में सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक जीता जागता किरदार है। एक कैरेक्टर की तरह। बिल्कुल। गंगा की तरह बहता हुआ, स्थायी भी और परिवर्तनशील भी। जैसे गंगा हमेशा वहीं रहती है, हाँ। पर उसका पानी हर पल नया होता है, ठीक वैसे ही उनका रिश्ता था। हर साल उसी जगह उसी तारीख को, लेकिन हर बार एक नए अनुभव और बदली हुई जिंदगी के साथ। सही। शहर का जो आध्यात्मिक माहौल है, उसका ठहराव, वो उनकी भाग दौड़ भरी जिंदगी के बिल्कुल विपरीत था, और शायद इसीलिए वो बार बार वहीं लौटते थे। लेकिन ये ठहराव और ये परफेक्ट दिन हमेशा तो नहीं चल सकता था। नहीं चल सकता था। दशक के एंड में 2018-19 तक असल जिंदगी की परेशानियां इस रिश्ते पर भी हावी होने लगीं। हाँ, और यहीं से कहानी और ज्यादा मैच्योर होती है और ज्यादा गहरी होती है। चित्रा को क्रिएटिव बर्नआउट होता है। उसे लगता है कि उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। और सुदीप को अपने बिजनेस में बड़ा संकट झेलना पड़ता है। अब उनकी मुलाकातों में एक वजन आ गया था, एक थकान। वो एक दिन का एस्केप अब उतना आसान नहीं रहा था। कहानी का एक सीन बहुत ताकतवर है, जब उनमें से कोई एक पहली बार देर से पहुंचता है और दूसरे का घाट पर बेचैनी से इंतजार करना। वो इस रिश्ते में आए तनाव को साफ दिखाता है। और फिर पहली बार उनके बीच हल्की बहस होती है। हाँ, इस बात पर कि उन्होंने इसे एक असली रिश्ते में बदलने की कोशिश क्यों नहीं की। और ये सवाल बहुत जरूरी था। 10 साल बाद वो आखिरकार उस सवाल का सामना कर रहे थे जिसे वो हमेशा टालते आए थे, कि क्या हम एक दूसरे को बस एक सहारे की तरह, एक एस्केप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी कि क्या हमें इस बात का डर है कि रोजमर्रा की जिंदगी, वो छोटी छोटी उम्मीदें और शिकायतें इस रिश्ते का जादू खत्म कर देंगी। कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह नाटकीय मोड़ नहीं लेती, कोई बड़ी लड़ाई या इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता, नहीं, बल्कि ये बहुत ही खामोशी और ईमानदारी से उन सवालों को सामने लाती है। और फिर आता है 10 अक्टूबर 2020, उनकी आखिरी मुलाकात। एक दशक पूरा हो गया था। हाँ, घाट वही है, गंगा वही है, पर वो दोनों बदल चुके हैं। चेहरे पे हल्की झुर्रियां हैं और आंखों में 10 साल की समझदारी। इस बार की बातचीत बहुत बहुत सच्ची थी, जहां वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मिलकर क्या बनाया है। हर साल एक बेहतरीन दिन, पूरे एक दशक तक। और उपन्यास का अंत भी इसकी कहानी की तरह ही बिटर स्वीट और खुला हुआ है। मतलब कोई आखिरी फैसला नहीं होता। कोई आखिरी फैसला नहीं होता, कोई वादा नहीं कि वो मिलेंगे या नहीं। कहानी बस एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर जाती है। ये पाठक पर छोड़ दिया जाता है कि वो आगे क्या सोचते हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी को खास बनाता है। ये कुछ मूल विचारों पर टिकी है, बिना अधिकार वाला प्यार, समय के साथ इंसान का विकास और आज की तेज रफ्तार दुनिया में धीमी और गहरी आत्मीयता का जश्न। आपने आकाशा की बात की थी। सारांश के अंत में जिक्र है कि ये नई हिंदी लिटरेचर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये टर्म शायद कई लोगों के लिए नया हो, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नई हिंदी या नई वाली हिंदी कोई औपचारिक साहित्यिक आंदोलन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये लिखने का एक अंदाज है जो पिछले 10-15 सालों में बहुत लोकप्रिय हुआ है। इस दौर के लेखक जैसे दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, गौरव सोलंकी। हाँ, गौरव सोलंकी। ये लोग पुरानी साहित्यिक हिंदी के भारी भरकम संस्कृत वाले शब्दों से बचते हैं। इनकी भाषा वो है जो हम और आप असल जिंदगी में बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी बहुत सहजता से आते हैं। बिल्कुल, जैसे एम्बिशियस, बर्नआउट, स्टार्टअप, ये सब बहुत नेचुरली आता है। अच्छा, तो ये भाषा को ज्यादा रिलेटेबल बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल, और सिर्फ भाषा ही नहीं, कहानियों के विषय भी बदले हैं। नई हिंदी का फोकस बड़ी सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से हटकर शहरी मध्य वर्ग की जिंदगी, उनके रिश्तों, करियर की उलझनों, उनके अकेलेपन और आज की जिंदगी की चुनौतियों पर। हाँ,
अक्टूबर जंक्शन इसका सटीक उदाहरण है। इसकी भाषा इतनी सरल और संवादात्मक है, जैसे कोई दोस्त आपको चाय पर बैठकर कहानी सुना रहा हो। और शायद यही वजह है कि ये किताबें उन युवाओं में भी लोकप्रिय हैं जो शायद पारंपरिक हिंदी साहित्य से दूर रहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी 10 दिनों में सिमटी एक दशक की कहानी। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो दूरी और गहराई पर पनपता है, न कि रोजमर्रा के साथ पर। एक ऐसा प्यार जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहानी किरदारों को कई सवालों के साथ छोड़ देती है, लेकिन शायद असली सवाल हम सबके लिए है। कैसा सवाल? एक ऐसी दुनिया में जो हर पल जुड़े रहने, हर पल अपडेट देने और हर रिश्ते को कोई ना कोई नाम देने की मांग करती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से जंक्शंस हैं? क्या हमारे जीवन में भी ऐसे रिश्ते हैं जो मुलाकातों की गिनती से नहीं बल्कि उनकी गहराई से परिभाषित होते हैं? शायद हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे एक 10 अक्टूबर की जरूरत है।